इस्लामाबाद टॉप सिटी प्रोजेक्ट ऑफ डायनेस्ट एसोसिएट की जानिब से मालकान रकी 3444 और 3445 के जरिए सैकड़ों कनाल का नुकसान पहुंचा दिया गया है। राना साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं सिर्फ ये अर्ज करनी थी कि बहुत सी बातें फजूल निकली हुई हैं कि किसी ने धक्का दिया, किसी ने ये कोई धक्का शिक्का नहीं दिया। मैं सोया हुआ था, मुझे जगाया गया, मैं जागा नहीं, मैं गिर गया हूँ, तो उससे छोटे लगनी थी, लग गई है, इलाज हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट हल्का हाथ ना रखती ये साहब पे तो मेरे ख्याल में लीक्स 2 ना होती। और अभी भी जो लीक्स 2 हुई है उसमें भी मुझे लगता ये है कि बड़ा हल्का हाथ रखा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब पे। इसकी वजूहात क्या है? वजूहात सिंपल है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि फ़ौज जो है वो किसी एडवेंचरिज्म के चक्कर में नहीं है, ना कोई ऐसा एग्रेसिव स्टेप ले सकती है कि आके टेक ओवर कर ले। सो इसलिए मियां साहब कहते हैं कि फ़ौज तो डिफेंसिव पे गई हुई है, तो मैं जैसे भी खेलूँ मुझे सूट करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या इंडियन लॉबी हो या ऐसे थिंक टैंक्स हो जो बैठे हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडियन लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए लीक्स 2 भी आ गई। मियां नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तब भी उन्हें सूट करता है, अगर इलेक्शंस डिले नहीं होते तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब हॉस्टाइल एटीट्यूड रखे हुए हैं और इसकी वजह तो ठीक है, उनको बेल मिल सकती है, बट देन अगेन वो भी मियां साहब को सूट करती है। सो पीपल्स पार्टी के साथ भी मियां साहब चाहते हैं कि उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाए, पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ मिलके काम करना शुरू कर दें, लेकिन पीपल्स पार्टी को शायद मियां साहब सूट नहीं कर रहे इस वक्त। और उसकी वजूहात हैं और मल्टीपल वजूहात है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने जब डाइन आउट हुए तो अब आप 4 साल हुकूमत करें, आखिरी 1 साल सियासत हम करेंगे। सो मियां साहब की जो बात उन्होंने कही थी जरदारी साहब ने, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ा हॉट टॉपिक है एंड दैट इज़ कि टिकट चाहिए हर एक को पीटीआई का, और इतनी सिफारिशें आती हैं लोगों को, एंड वहाँ पे मेरे ख्याल में आपको मैं सिफारिशें बतानी शुरू कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी सिफारिशें हैं कि जनाब पीटीआई का टिकट लै दो सानू, बाकी कुछ करे ना करे पीटीआई का टिकट ले दे। लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब ने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। पूरी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा तो फिर मेरे सोर्सेज जो हैं वो मुझे कल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे बिल्कुल काउंट कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। कैसे कर रहे हैं वो भी एक स्ट्रेटजी है, वो मैं नहीं बता सकता। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब तहरीके उन्होंने किया, काफ लीग से इनका ताल्लुक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। नहीं बनेगी आपकी नून लीग के साथ? मसला है ना, एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं। देखें, बात ये कि नून लीग से हम किस बात पे मनाएं, कि नून लीग से इस बात पे बनाएं कि नून लीग जो है वो खुद सुसाइड बमर बनी हुई है और मुल्की नेशनलिटी। सीरियसली क्यों मैंने आपको पहले शो शुरू होने से बोला बता पहले गो इन फॉरवर्ड। देखिए, बात ये है कि नून लीग इस वक्त जो कुछ कर रही है मुल्क की सलामती के खिलाफ, मेरे ख्याल में मुझे नहीं, पूरी कौम सीरियस है। पूरी कौम जानना चाहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप पे करप्शन का मुकदमा हटानी है। दूसरा, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर करप्शन के इन इल्ज़ामात पर ये अंदर होते हैं तो फिर जो बाहर जो असासे जायदादें हैं उनके ऊपर भी जो है ना बड़ी नजरें हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होंगी। सऊदी अरेबिया में भी करप्शन के खिलाफ मूव चल रही है, यूके के अंदर भी वो लोग देख रहे हैं कि ये ब्लैक मनी जो है और ये असासे बने कैसे हैं। तो वो आज एक नया किस्म का नैरेटिव जो है उन्होंने इंडोर्स किया है, जो कि भारतीय नैरेटिव है। भारत ने बहुत अरसे से, आपने लास्ट में जब आपके साथ प्रोग्राम कर रही थी तो आपने हाइब्रिड वॉर की बात की, तो भारत जो है वो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म को लिंक करे। उसके अगर आप समझौता वाला केस देखें और के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश की, तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत का वो काम बड़ा आसान कर दिया इंडोर्स करके। अब अगर उसकी कोई और मुखालिफत करता है तो वो कहते हैं जी मैं तो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा, मेरे सामने हकाइक है, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। अगर इस पर आप उनको ट्रीजन पे कोई ट्रायल करते हैं तो वो कहेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे सच बोलने के ऊपर मुझे ट्राई कर रही है। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ फंडामेंटल राइट्स इशू। ही
लॉबिस्ट से मिल रहे थे, उन लॉबिस्ट से जिनको उन्होंने कभी इंगेज नहीं किया अपनी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से। अब उनको वो अप्रोच कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप उनके दाएं बाएं, आजकल जो लोग हैं ना, देखें बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके दाएं बाएं, ठीक है, तो आई बिलीव कि किसी का मशवरा है कि आप उस पॉइंट ऑफ नोट रिटर्न पे पहुंच जाएं जहां पे वो फौज जो जब्त का मुजाहरा कर रही है, वो अदलिया जो आपकी जीटी रोड की रैली से आज तक आप जो बयानात दे रहे हैं उनको तहम्मुल से सुन रही है, वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लें और आप एक मजलूम बन जाए। तो ये मजलूमियत का खेल है, एक तरफ अपने लिए और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने एक रास्ता जो एक प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, वो कहाँ गया? देखिए ओथ की बात तो आप जब करते हैं कि जब सुबह एक फाइल आती है प्राइम मिनिस्टर के पास, गोंदल साहब, अजमल साहब, हर प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, केयर टेकर के पास शायद नहीं आती, और वो फाइल आती है, उसके ऊपर लिखा होता है आइज, और उसके अंदर जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ब्रीफ होता है बुलेट्स में, वो हर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो इस तरह तो अगर सारे प्राइम मिनिस्टर बोलना शुरू कर दें तो एक तो इशू बन जाएगा। इन्होंने अपनी ओथ को भी, मैं समझती हूँ कि ओथ की को भी इन्होंने डिफाई किया है, इन्होंने जो है अंडरमाइन किया है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि इन्होंने पार्लियामेंट भी मशरू किया है। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते रहे कि मैं सियासी बयान दे रहा हूँ। तो सच आप मुझे बताएं, सच इन्होंने तब बोला था जब सऊदी शहजादे इनका मुआहदा दिखाने के लिए आए थे? ये सच इन्होंने उस वक्त बोला था जब ये अपने बेटे की इलाज की परमिशन लेके 6 महीने का खरूज दखूल लगवा, एग्जिटरी एंट्री लगवा के ये गए थे लंदन इलाज कराने के लिए और फिर वापस नहीं आए थे। तो सच इन्होंने कब बोला है जिंदगी में? आप उनको झूठ बोलने पे तो नाअहल हुए। तो ओथ और सच ये उसके लिए होता है कि जिस शख्स की कोई इंटेग्रिटी हो। उन्होंने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए, जायदादें बनाने के लिए और ज़ाती मफाद के लिए। हम सब जानते हैं कि इंडिया में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारोबारी मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं, और वही सपोर्ट वो लेना चाहते हैं ताकि उनका इंडिया वाला जो कारोबार है ना वो डैमेज ना हो, वो डैमेज ना हो। क्यों गोंदल साहब को एनआरओ करने के चक्कर में तो नहीं है मियां साहब की तरह नको नक कर दो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? जीन्स होती हैं, लीडरशिप के कोई करैक्टर होते हैं, लीडरशिप के कोई यकीनन एक वो आम आदमी नहीं होता, वो समथिंग स्पेशल होता है। ये चूँकि मेरे ख्याल में गलत होगा, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ना पहले दिन थी ना आज हैं, और एक स्टेटमेंटशिप भी होती है। चंगी लीडरशिप नहीं सी, 30 साल नहीं, मसला ये नहीं है। लीडरशिप की सब बेसिक क्वालिफिकेशन थी है कि वो नेशनलिस्ट होता है, अपनी ज़ात से वो कौमी मफादात को बेहतर समझता है। ये बुनियादी एक फ़िलासफ़ी है, और ये वो शख्स है कि जिसे फलां है और ट्रायल कोर्ट नैब कोर्ट में इसका ट्रायल हो रहा है, ऐसा होगी ज़माना कि इसकी इस प्रॉपर्टी पे आंख रखा हुआ है यूके भी और सऊदी अरेबिया भी, और जब इसके खिलाफ कोई फैसला होता है तो ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी। तो इसका बहुत बड़ा लार्जर इंटरेस्ट है। देखने में ये लगता है हमें कि ये ऐसे सिंपल ट्रायल है और बाहर खड़े होकर ये बातें कर देता है। अब 2 ऑप्शन है इसके बाद, या तो ये खुद अंडर क्लाउड्स हो या मुल्क को अंडर क्लाउड्स कर दे। अब इसने इंतखाब कर लिया जो इसका भी सामने नज़र आ रहा है कि मुल्क जाए भाड़ में, इदारे जाए भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में, मुझे और मेरी औलाद को सेफ होना चाहिए। इवन सो मच सो के इसके दोस्त भी जाते हैं तो चले जाए। अब डॉन लीग्स का एक इतना बड़ा इशू हुआ जिस पे आपको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस वक्त के थे उनको आपने सैक किया, अपने मिनिस्टर 2 को सैक किया। मामूली इशू होता तो ना करते, और मतलब है ये इतने ही इनका बयानिया दुरुस्त था तो फिर भी ना करते। आज फिर मरियम साहिबा कह रही हैं कि उस वक्त परवेज़ रशीद को निकाला गया तो गलत निकाला गया। दूसरा वही मेरे दोस्त हैं राउत हसीन साहब, आज उनका नोटिफिकेशन हो गया डीजी रेडियो पाकिस्तान का काम जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो ख्याल में ये हर सूरत में एनआरओ चाहता है, और अगर एनआरओ उसको नहीं मिलेगा तो लास्ट एक्सटेंट तक ये जाएगा, आगे फिर खुदा जाने। और दूसरी सच्ची बात ये भी है कि जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इसको ये भी यकीन है कि अब फ़ौज नहीं आएगी, इसको ये भी यकीन है कि अब मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई स्टेप उठाने की पोजीशन में फ़ौज नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसको ये भी पता होना चाहिए कि इस मुल्क के अवाम, आज आप अगर इसकी तारीखों पे जाए ना, ये मीडिया का भी मीडिया मैनेजमेंट है, जलसों में भी मीडिया मैनेजमेंट। कल मियां शहबाज शरीफ का जलसा अगर आपने खाने वाले में देखा होगा तो बहुत ही कमज़ोर जलसा था। अब इनके में जो जाते हैं लोग, अब आपका
मतलब वो नज़रियाती, तो इसको नज़र आ रहा है कि मुझे अल्टीमेटली मेरा अंजाम ठीक नहीं है। तो ये सारी बातों को सामने रखते हुए ये कोशिश अल्टीमेट कर रहा है, लेकिन पूरी एक तरफ NRO के लिए इसने अपना चैनल चलाया हुआ है और दूसरी तरफ प्रेशर करना चाह रहा है। अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये लीडरशिप स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। मैं जो बात पहले कही ना उसको मैं थोड़ा इसकी करेक्शन कर दूं कि ही इज़ ए गुड बिजनेसमैन, बहुत अच्छा सौदागर है, बहुत अच्छी डील कर सकता है, बहुत डील का हिस्सा है ना ये। जब भी आया डील के तहत आया, कभी अवाम की सपोर्ट से तो नहीं आया, कभी ये इफ्तिखार चौधरी के साथ तय करके आया, कभी मुशर्रफ से माफ़ी मांग के, कभी आया असद में, वो कभी भी नहीं रहा। तो इसने की जो ट्रेनिंग है, जो इसका ग्रूमिंग है, ये उसी के। अजमल साहब, आपके लीडर जो है चौधरी शुजात साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में बोला कि जनाब इलेक्शन जो है वो वक्त मुकर्ररा पर नहीं होते नज़र आते उन्हें, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी शुजात साहब का ही बयान है और उनका क्लिप भी मैं चलाऊँगा। उन्होंने कहा जनाब कि गवर्नमेंट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। उसकी वजूहात बताई उन्होंने कहा जी केयर टेकर गवर्नमेंट अगर बनेगी, चौधरी साहब कहते हैं शुजात साहब, तो वो बनेगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएगा, लीडर ऑफ द हाउस बनाएगा, वो दोनों मिल के एक बंदा चुनेंगे, वो किसी को भी बना दे। उन्होंने एक वर्ड भी यूज़ किया था, उसके लिए वो मैं यूज़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी किसी को बना देंगे तो उस बंदे तक की फ़ायदा, उस बंदे ने तो डिलीवर कुछ नहीं करना। सो फिर बैक टू स्क्वायर 1 वाली सिचुएशन होगी। डू यू एग्री विद दैट? देखिए राना साहब, जो चौधरी शुजात साहब, आपको पता है कि वो बड़े ज़ीरक पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको पता भी है। उन्होंने हमेशा ये इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा, जो मुझे इसकी समझ आई, वो यही कह रहे थे कि एक ऐसा वो होना चाहिए जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। अब ये तो आइन में अमेंडमेंट करके पिछले जो हुकूमतें थी, 18वीं अमेंडमेंट में जो की है और जिसका बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं। मैं खाकान अब्बासी को सुन रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो जो चेयरमैन नेब के बारे में कह रहा था कि मैंने और खुर्शीद शाह ने फैसला किया तो और आज मुझे बड़ी मायूसी और फलां फलां ये कर रहे थे। अब भी यही है कि वो खुर्शीद शाह साहब और खाकान अब्बासी साहब बैठ कर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नवाज शरीफ को तो डिस्कस कर रहे हैं, नवाज शरीफ का मुझे ये बताएं, राना साहब के पिछले 4.5-5 साल, बल्कि ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, इसमें नवाज शरीफ जब भी प्राइम मिनिस्टर बना, मुझे बताए उसका इंडिया के हवाले से कोई बयान मुझे दिखाए कि उसने उसके ख़िलाफ़ किया हो। फिर ये कि जो पाकिस्तान में रॉ कर रही है, कराची में, बलूचिस्तान में, इवन फाटा में जो कुछ कर रही है, उसके हवाले से उसका स्टांस देके, और उन सबसे बढ़कर जो कुलभूषण यादव का मसला बनना, उस पर उसका स्टांस देके, और फिर ये कि डॉन लीक्स के हवाले से, वो डॉन लीक्स किस वक्त किया गया था? उस वक्त किया गया था जिस वक्त उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, अफगानिस्तान के हवाले से जो थी, और उसमें जो मोदी ने फिर वही स्टांस जो डॉन लीक्स में आया था, वही स्टांस मोदी ने, वही स्टांस अशरफ गनी ने, और उसकी वजह से फिर ट्रंप ने जो स्टांस लिया उसका आज हम भुगत रहे। आज मियां नवाज शरीफ खुद कह रहा है जलसों में, ये जो अभी ऐसी बात थी जो डॉन लीक्स में मुझे कह रहे, वो तो मैंने कही थी और ये डिस्कस हुई थी, यानी कि आप डबल स्टैंप कर रहे हो कि वो जो डॉन लीक्स में हुआ था ये तकरीर है उसकी। जी, लेकिन मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मियाँ साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, तो चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और जो मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि 7 लोग जो है, 7 बंदों का ट्री था, 7 लोगों का एक ट्री था जो डॉन लीग्स में इन्वॉल्व है, और उसमें जो नाम लिए गए थे मियाँ साहब के सामने, वो मियाँ साहब वो भी बताएं कि किन लोगों के नाम लिए गए थे। 7 लोग थे, और उसमें से जनाब जो 39 मिनट्स की कॉल NTC नंबर से, हरिपुर वाला जो लैंडलाइन नंबर होता है, उससे 39 मिनट्स की कॉल की गई थी, और वो कॉल जो थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में की गई थी, और उस 39 मिनट्स की कॉल फोन है, उसके अंदर एक मैसेज भी आया था किसी का, और मेरा को पेटी भाई है उसका आया था। तो वो मैसेज जो था वो क्या था, ठीक, वो भी मियाँ साहब को पता है। राना साहब, ठीक है, वही तो वो सारी चीजें डिस्क्लोज करे। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि उसका आप देखें, वो तो सारी आपको बैकग्राउंड का पता है, सारी चीजों का। ये वो चीजें जो लोगों के पास, मैं वही कह रहा हूँ, उस वक्त आपने, मैं आपका शो देख रहा था, आपने काफी चीजें इस हवाले से कही, कहते वो तो है ही है।
अब ये जो बात मैंने की, इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है, कौन सा मैंने गद्दारी वाली बात की है? वैसे सहर बीबी की बात जो है ना वही है, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको, सहर बीबी और गोंदल साहब, हम क्योंकि हमने पहले भी इकट्ठे एक शो किया था, ये सारा हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा बन रहे हैं। मैं गोंदल साहब से सिर्फ एक बात, इसमें राणा साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सियासत अपनी जगह पे होगी, सियासी जुमातें अपनी जगह पे होगी, सारी चीज़ें अपनी जगह पे होगी, लेकिन मुल्क की सॉवरेंटी का जब मसला आ जाता है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो वहाँ पे ना आप टीवी एंकर हैं, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, वी आर पाकिस्तानी, हम जितने भी बैठे हुए हैं ये हम पाकिस्तानी हैं। तो जब आपके मुल्क इस वक्त आपको पता है कि इंटरनल क्या सिचुएशन है, इंडिया अफगानिस्तान और जो हालात बने हुए उसमें इस किस्म का बयान देना, और इस उन्होंने मुझे आप बताए कि आप तो एंडोर्स कर रहे हैं इंडिया की उस मोमेंट को जो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में उन्होंने फैला रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका जो ट्रंप बैठा हुआ है, आज अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात किस नहज पे पहुंच गए, उसके ऊपर आप स्टैम्प कर रहे। मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि इसमें मियां नवाज शरीफ या उसकी जमात, और फिर यह देखे कि खाकान अब्बासी ने इस मुल्क का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उसने हल्फ उठाया है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर जो सलामती कौंसिल की मीटिंग की बाद, मैं कहता हूं सबसे बड़ा ब्लंडर उसके ऊपर खाकान अब्बासी ने किया। आई हैव अ क्वेश्चन, कोई भी मुझे आंसर करे। गोंदल साहब, आप इतनी चीजें जो हमारे सामने हो रही हैं वो ऐसी चीजें बड़ी अनयूजुअल चीजें, और वो अनयूजुअल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उससे हमारी जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वैसे तो जब कॉरिडोर्स ऑफ पावर में करप्शन पहुंच जाती है तो वो नेशनल सिक्योरिटी उसको ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और वही हो रहा है इस वक्त भी। जब नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम आई विल बी वेरी ओपन, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो खामोश क्यों है? मैं तो इस पे सबसे पहले ये कहूँगी कि डॉन लीग की रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। 7 लोग हैं बीबी, बिल्कुल इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट, इन द ग्रेटर अफराद, ऐसे लोग जो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपने बात की, मैं भी बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूंगी, ये हाइब्रिड वॉर का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि इंटरनेशनली बहुत अरसे से ये कोशिश हो रही है, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर ग्रे लिस्ट के अंदर है, ये बहुत अरसे से चल रहा है। और अभी हम जब एक इस बात पे बहस कर रहे हैं, इंडिया ने एक प्रोएक्टिव यकीनन स्टेप लिया होगा, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये स्टेटमेंट लेके जाके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता था। तो दिस इज अ सिचुएशन। अब हमारी सिक्योरिटी जो वो क्यों खामोश है इस बात पे? आपको पता है कि इस वक्त जो है मुल्क के लिए, मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए ये कहना कि जी एक दफ़ा और सिस्टम पे हमला हो गया, इनको ऐसी ही स्पेस देना जिस पर ये कहें कि जी जमहूरियत को जो है एक दफ़ा डिरेल कर दिया गया, सिर्फ मेरे ख्याल में इस बात को अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ इस बात को अवॉइड कर रहे हैं। और कोशिश ये हो रही है कि आपकी बात को जी गोंदल साहब, सर 2 हफ्ते हैं इस हुकूमत में जी, कोई भी एक्शन मियां नवाज शरीफ का जब से 28 मई के पनामा का फैसला जी, हाँ मेरी जमात उसमें जमात जाती है तो जाए, मैंने पहले भी कहा, ठीक है, सही है। लेकिन इस वक्त तक मैं समझता हूँ हमारे इदारे, हमारे तमाम जुडिशरी से लेके नीचे तक इंतहाई वाइजली चल रहे हैं कि हम किसी ऐसे क्राइसिस में ना जाएं जिसका के लिए हमें कल इंटरनेशनल मीडिया को, लोकल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को, फोर्सेस को हमें फेस करने में दुश्वारी हो। मसलन कहने को आपकी एक बात काफ़ी है कि आप अपनी उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसके स्टेटमेंट को डिसओन कर रहे हैं, उसको कंडेम्ड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं ना उस मीटिंग को जी, लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल के उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है, और तो रोड मरोड़ के हवाले से वही बात कर रहा है जो मरियम बीबी कर रही है, वही प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, और मियां शहबाज शरीफ भी थोड़ा सा बचा के वही बात कर रहा है। तो कहने का मकसद है कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेने के लिए एक ही बात काफ़ी है, जब आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ये हरकत करता है तो देखना यह है कि इस फैसले के बाद या इस किस्म के कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है
तो उसमें कौम को, मुल्क को, हुकूमत को, आई एम नॉट सेइंग कि फौज आके टेक ओवर करे, सर नहीं, ये नहीं कह रहा, मैं बात दुरुस्त है। बस इसके अलावा आपके पास फौज टेक ओवर ना करे, नंबर वन, आईनी तौर पे वो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कोई आपकी जुडिशरी डिसीजन देती है तो वो भी समझता हूँ कि ये बड़े होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ना रहेगा बांस इनका, मैं पार्टी के हवाले से कर रहा हूँ, मुल्क के हवाले से नहीं कर रहा, और ना बजेगी बांसुरी। जो ये चाहते, मसलन पहले भी हम कह रहे थे इलेक्शन डिले होता है इसकी ख्वाहिश है, इलेक्शन ना हो तो भी इसकी ख्वाहिश है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हो जाए वो भी इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई अक्लमंदी से, सब्र से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से इसका खेल जो है उसको फेस कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला मुल्क ने रहना है, इदारों ने रहना है। और चूँकि कौम, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को ओन नहीं कर रहा। जो भी आपको मेरे को ये नज़र आता है ये सारी एक मीडिया मैनेजमेंट है, लोग इसको छोड़ चुके, हम फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। अजमल साहब भी इस बात को जानते होंगे, मीडिया मैनेजमेंट नहीं, आपको ये देखना होगा कि लोग अब इनके साथ नहीं है। इशू आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें ना, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है कि ट्रंप किस एक्सटेंट तक चला गया, एक वो एम्बेसी खोलने के लिए फ़लस्तीन के अंदर 58 लोगों का कत्लेआम। ये इंटरनेशनल सिनेरियो है कि जब इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स जो कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, जब वो इल्ज़ामात लगाता है और इसको आपके दुश्मन मुल्क उठा के ले जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, उसके क्या जो है असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर।